हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कनाडा और यूएस के बीच जो ट्रेड होने वाला था, ट्रेड टॉक हुआ था, वो फेल हो गया है। और फेल होने के बाद कनाडा के ऊपर ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है। और इससे इंडिया क्या सीख सकता है उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो पहले जान लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो अगस्त 2026 में अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापक व्यापार की बात टूट गई थी और अमेरिका ने लगभग $20 बिलियन के कनाडाई सामान पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है। तो कनाडा ने बातचीत निलंबित भी कर दिया है और डॉलर फॉर डॉलर जवाबी कार्रवाई की घोषणा भी कर दी है। तो भारत के लिए यह सिर्फ कनाडा और अमेरिका विवाद नहीं है, यह इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जब एक बड़ी अर्थव्यवस्था टैरिफ को नेगोशिएशन वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, तो किसी देश को अपनी बार्गेनिंग पावर को या डोमेस्टिक इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे बचाता है, इसके बारे में भारत ये सब सीख सकता है। तो आखिर कनाडा अमेरिका वार्ता क्यों टूटी, पहले हम वो जान लेते हैं। तो कनाडा और अमेरिका लंबे समय से बेहद गहरे व्यापारिक साझेदार भी थे। इसके बावजूद अगस्त 2026 में कई दिनों की इंटेंसिव नेगोशिएशन के बाद समझौता नहीं हो सका है। मुख्य विवाद कहाँ पर है, जैसे स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ लगा दिया था, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी, सॉफ्टवेयर लंबर पे भी, और अमेरिकी गुड्स के लिए कनाडियन मार्केट एक्सेस भी मिलता था, और भविष्य के कनाडियन ट्रेड एग्रीमेंट पर अमेरिकी शर्तें भी ज़्यादा थी। तो कनाडियन सॉवरेनिटी और कल्चरल यानी लैंग्वेज प्रोटेक्शन के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के अनुसार अमेरिका ने अंतिम चरण में ऐसी नई शर्तें रखी जिन्हें कनाडा ने ऑन इकोनॉमिक और ऑन अफेयर माना था। उनका कहना था कि अमेरिका ने बहुत अधिक मांगा और बहुत कम भी दिया है। ऐसे कहना है कनाडा के प्रधानमंत्री का। तो 50% टैरिफ कितना बड़ा झटका है वो जान लेते हैं। तो अगस्त 2026 से अमेरिका ने करीब $20 बिलियन के कनाडियन इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया है। यह कनाडा के कुल अमेरिकी एक्सपोर्ट का लगभग 5% यानी 5% हिस्सा है। तो इसीलिए केवल इस टैरिफ का डायरेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सीमित हो सकता है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। तो यानी समस्या केवल पैसा नहीं है, असल समस्या है अनसर्टनिटी। तो अगर कोई कंपनी आज इन्वेस्टमेंट करती है और उसे नहीं पता कि 6 महीने बाद टैरिफ 10%, 30% या 50% होगा, तो वह इन्वेस्टमेंट रोक सकती है। यही अनसर्टेनिटी इंडिया जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कनाडा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, यानी यूएस पर अत्यधिक निर्भरता रह गया है कनाडा, और बहुत सबसे बड़ी कमजोरी है कनाडा का। तो कनाडा की लगभग 75% एक्सपोर्ट अमेरिका से ही जाती है। इसीलिए वाशिंगटन के साथ लंबे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट का असर कनाडा पर बहुत अधिक पड़ सकता है। यही भारत के लिए पहला बड़ा लेसन है, शिक्षा पाने की जरूरत है, क्योंकि किसी एक मार्केट पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत के एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 20% यानी 20% के आसपास बनी हुई है। यानी डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश के बावजूद भी अमेरिका अभी भी भारत का सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट मार्केट है। तो इसीलिए इंडिया को अमेरिका के साथ संबंध मजबूत रखते हुए भी यूरोप में, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब मार्केट में एक्सपोर्ट की प्रेजेंस को बढ़ाना भी होगा। तो कनाडा ने दिखाई कि गुड रिलेशंस हमेशा टैरिफ प्रोटेक्शन भी नहीं देते हैं। तो कनाडा अमेरिका का पड़ोसी तो है, तो दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकल अलायंस भी है, डिफेंस कॉपरेशन भी चलता है, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन भी होता है, USMCA यानी ओस्माका फ्रेमवर्क में भी ये सब काम करते हैं, और एनॉर्मस बैटलियन यानी बायलैटरल ट्रेड भी उनके दोनों देश के बीच में चल रहा है। फिर भी ट्रेड डिस्प्यूट में कनाडा को 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।
इससे भारत को समझना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप और ट्रेड नेगोशिएशन अलग अलग चीज़ें होती है। अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हो सकता है, लेकिन जब ट्रेड नेगोशिएशन की बात आती है तो वाशिंगटन सबसे पहले अमेरिका की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही देखता है। तो व्हाइट हाउस भी अपनी टैरिफ पॉलिसी को अमेरिकन वर्कर, बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरिंग को लाभ पहुंचाने वाली अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजी के रूप में भी प्रस्तुत करता है। तो इंडिया को डील एट एनी कॉस्ट से बचना भी होगा, क्योंकि कनाडा का सबसे बड़ा लेसन यही है। क्योंकि अगर नेगोशिएशन में एक पक्ष लगातार कंसेशंस देता जाता है तो और दूसरा पक्ष नई मांगों अगर जोड़ता रहता है तो एग्रीमेंट टेक्निकली मिल सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली खराब भी हो सकता है। इसीलिए इंडिया को हर संभावित यूएस ट्रेड डील के लिए पहले से तय करना चाहिए कौन सी चीज़ें नेगोशिएट की जा सकती है और कौन सी चीज़ ट्रेड लाइन भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज होता है, फूड सिक्योरिटी, फार्मर इंटरेस्ट, एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, डाटा सॉवरेनिटी, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इन क्षेत्रों में इंडिया को केवल टैरिफ रिडक्शन के बदले बड़े कंसेशन देने से बचना भी होगा। तो नेगोशिएशन में वॉल्क अवे ऑप्शन भी जरूरी होता है। तो कनाडा ने अत्यंत नेगोशिएशन सस्पेंड कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्नेल ने साफ कहा है कि कनाडा अपनी सोवेरेनिटी और की इंडस्ट्री से कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार नहीं है, ऐसे कहा है। तो भारत के लिए इसका अर्थ क्या होगा? तो अगर प्रपोज डील का नेट इकोनॉमी बेनिफिट नेगेटिव हो जाता है तो एग्रीमेंट रोक देना चाहिए और भी नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी होना चाहिए। तो नेगोशिएशन में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बोलना नहीं होता है, वॉल्क अवे कैपेसिटी सबसे बड़ी बार्गेनिंग पावर भी होती है। तो भारत को अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ानी होगी। तो किसी भी ट्रेड नेगोशिएशन में ताकत केवल जीडीपी से नहीं आता है, यह कई चीज़ों से ही बनती है। जैसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, अल्टरनेटिव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक कमोडिटीज भी होना चाहिए, सप्लाई चेन में इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए, स्किल वर्कफोर्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। इससे क्या होगा, भारत का डोमेस्टिक मार्केट कनाडा से बहुत भी बड़ा है। अगर आज भी हम देखें तो कनाडा से बहुत बड़ा मार्केट है भारत की। तो इसीलिए इंडिया को भी इस एडवांटेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अमेरिकन कंपनीज भारत के विशाल कंज्यूमर मार्केट तक पहुंचना चाहती है तो इंडिया के पास भी नेगोशिएशन लेवरेज हो सकता है। तो सिर्फ टैरिफ की बातचीत नहीं होगा, पूरे इकोनॉमी इकोसिस्टम की बातचीत भी करना चाहिए। तो इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशन को केवल इस सवाल तक सीमित नहीं होना चाहिए कि आप हमारे एक्सपोर्ट पर कितना टैरिफ लगाएंगी, बल्कि इसके बजाय बॉर्डर पैकेज पर भी बात होना चाहिए। जैसे टैरिफ पर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर, क्रिटिकल मिनरल्स पर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर, डिजिटल इकोनॉमी पर हो सकता है, सर्विस पर, स्किल प्रोफेशनल्स पर, एनर्जी परस मेरा क्या हो सकता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में भी हो सकता है। तो इससे भारत को एक क्षेत्र में कंसेशंस भी देने के बदले दूसरे क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। तो सर्विस सेक्टर भारत की बड़ी ताकत भी हो सकता है। तो कनाडा के अनुभव से यह भी पता चलता है कि गुड ट्रेड को अलग अलग देखकर पूरी तस्वीर भी समझ में नहीं आती है। तो कार्नेल ने अपने बयान में जोर दिया है कि कनाडा और यूएस रिलेशनशिप सर्विस भी महत्वपूर्ण हो जाता है और व्यापक ट्रेड बैलेंस को गुड्स तक सीमित करके देखना भी सही नहीं है, ऐसे कहा है। तो भारत के लिए सर्विस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत की ताकत है आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस सर्विस, कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, डिजिटल सर्विस, स्किल प्रोफेशनल्स, ये सब है। इसीलिए इंडिया को भी गुड के टैरिफ के साथ साथ सर्विस मार्केट एक्सेस पर भी बार्गेनिंग करनी चाहिए। किसके साथ? अमेरिका के साथ। तो एग्रीकल्चर भारत की सबसे संवेदनशील नेगोशिएटिंग एरिया भी है। भारत की बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत संवेदनशील होना पड़ता है। जैसे यूएस और इंडिया ट्रेड नेगोशिएशन में एग्रीकल्चर पहले से ही सेंसिटिव इशू बन चुका है।
तो अमेरिका चाहता है कि भारतीय मार्केट में उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा एक्सेस मिल सके। लेकिन भारत के सामने सवाल भी है, क्या इसमें भारतीय फार्मर प्रभावित भी हो सकते हैं? तो भारत में एग्रीकल्चर केवल व्यापार का विषय नहीं होता है, यह लाइवलीहुड का सवाल आ जाता है, फूड सेफ्टी का, रूरल इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सब में ये जुड़ा होता है। तो इसीलिए कनाडा की तरह इंडिया को भी कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट रेड लाइन रखनी चाहिए। उसके बाद घरेलू उद्योग को मजबूत किए बिना टैरिफ वॉर नहीं जीता भी जा सकता है, ये तो सब जानते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका किसी भारतीय प्रोडक्ट पर 30 से लेकर 50% टैरिफ लगा देता है तो एक्सपोर्ट के पास 3 विकल्प हो जाते हैं। एक तो कीमत को बढ़ा देते हैं, या अपना मार्जिन कम कर देते हैं, या यूएस मार्केट को छोड़ना पड़ता है। तो तीनों का नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए इंडिया को एक्सपोर्टर की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रीजनलाइज भी करना होगा, पोर्ट इफिशिएंसी की बढ़ाना होगा, जीएसटी कंप्लेंस को आसान करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्केल को बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी करना होगा। तो सबसे मजबूत टैरिफ डिफेंस ही होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में मैन्युफैक्चरिंग ही होगा। तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ स्लोगन नहीं होना चाहिए। तो कनाडा ऑफ यूएस डिपेंड्स कम करने के लिए नए मार्केट, डोमेस्टिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की उस पर जोर दे रहा है। तो भारत को भी यही करना होगा। तो विशेषकर यूरोप की बात करें तो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, इंजीनियरिंग गुड्स भी करना होगा। मिडिल ईस्ट की बात करें तो फूड में, फार्मास्यूटिकल्स में, कंस्ट्रक्शन में, सेवरल्स में, ये सब में देखना होगा। अफ्रीका की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, ये सब अफ्रीका में करना होगा। और एशियन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करना होगा। उसके बाद लैटिन अमेरिका की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी ये सब करना होगा लैटिन अमेरिका में। तो डब्ल्यूटीओ का इस्तेमाल भी करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत ने हाल में अमेरिका क्वार्टर सरफेस टैरिफ के मामले में डब्ल्यूटीओ कंसल्टेशन शुरू की है। अमेरिका के नए टैरिफ रेट कोटा के तहत कुछ इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लागू भी किया गया है। तो इससे एक महत्वपूर्ण लेसन भी हमको मिलता है, जैसे ट्रेड डिस्प्यूट का जवाब केवल बायलैटरल रिलेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि इंडिया के पास कई लेयर भी होनी चाहिए। जैसे बायलैटरल नेगोशिएशन होना चाहिए, डब्ल्यूटीओ कंसल्टेशन होना चाहिए, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना चाहिए, डोमेस्टिक सपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। यानी नेगोशिएशन टेबल और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम दोनों का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। तो भारत को अमेरिकी पॉलिसी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार रहना भी होगा, क्योंकि कनाडा की समस्या केवल टैरिफ रेट नहीं थी, समस्या थी कि नेगोशिएशन के अंतिम चरण में टर्म को बदल देते हैं कौन? अमेरिका। तो ऐसे क्या करता है, ठीक नेगोशिएशन के अंतिम चरण में ही टर्म्स को बदल देता है। तो कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए अमेरिकी प्रपोजल ने संभावित एग्रीमेंट की रियलिबिलिटी पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, ऐसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का कहना है। तो भारत के लिए इसका मतलब क्या होगा, जैसे किसी भी यूएस ट्रेड एग्रीमेंट को सिर्फ आज की टैरिफ रेट देखकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना होगा जैसे क्या टैरिफ फ्यूचर में बढ़ सकता है, क्या एग्जीक्यूटिव एक्शन से पॉलिसी बदल सकता है, क्या नेशनल सिक्योरिटी क्लॉजेस भी हो सकते हैं, क्या रिव्यू मैकेनिज्म भी हो सकता है, क्या डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी हो सकता है, क्या सनसेट क्लॉज भी हो सकते हैं। तो ये सब को भी हमको देखकर ही हमें ट्रेड डील करना होगा। तो इंडिया को टर्म टैरिफ रिस्क को परमानेंट बिजनेस रिस्क मानना चाहिए या नहीं, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि भारतीय एक्सपोर्टर को यह मानकर बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि अमेरिकी अगर टैरिफ पॉलिसी अगले कुछ वर्षों में भी बदल सकती है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे एक मार्केट हो जाता है, एक प्रोडक्ट और एक सप्लाई चेन, तो इसमें हाई रिस्क बनने का बहुत चांस होता है। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल मार्केट्स में कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, और फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन को भी हमें ज़रूरत है, इससे हमें रिजिलेंस भी मिल सकता है।
तो यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इंडियन कंपनीज को भी अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। तो उसके बाद जान लेते हैं कनाडा की रिटेलिएशन स्ट्रेटेजी से भारत क्या सीख सकता है। तो कनाडा ने यूएस टैरिफ के जवाब में डॉलर फॉर डॉलर रिटेलिएशन की घोषणा भी की है, जिसमें स्टील, डायरी, इलेक्ट्रॉनिक और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जैसे अमेरिकी गुड्स शामिल हैं। तो भारत के लिए लेसन यही नहीं है कि हर अमेरिकी टैरिफ का तुरंत जवाब टैरिफ में ही दिया जाए, बल्कि हमें लेसन ये मिलता है कि रिटेलिएशन स्ट्रेटेजी होना तो चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट चुने जाएं जैसे जिनके अल्टरनेटिव भारत के पास भी हो, जिनका भारतीय कंज्यूमर पर कम असर हो सकता है, जिनसे अमेरिकी एक्सपोर्ट पर वास्तविक प्रेशर पड़ सकता है, जिनसे नेगोशिएशन वापस टेबल पर आने की संभावना भी बढ़ जाए। तो इंडिया को यूएस कंपनियों के भारतीय हित भी लेवरेज करने चाहिए। जैसे अमेरिकी कंपनियों की भारत में बड़ी कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है। अगर इंडिया की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन होगा, सेमीकंडक्टर हब बन जाएगा, डिफेंस प्रोडक्शन की सेंटर भी बनता है, और डिजिटल मार्केट, कंज्यूमर मार्केट, ये सब अगर बन जाता है तो अमेरिकन कंपनीज भी भारत में एसेट चाहेंगी। इसीलिए नेगोशिएशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंडिया को यूएस बिजनेस कम्युनिटी, स्टेट और इंडस्ट्री ग्रुप के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी समझना चाहिए। तो भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कनाडा डिस्प्यूट का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लेसन यही है, क्योंकि कार्ने ने स्पष्ट किया है कि कनाडा अपनी सॉवरेनिटी और कल्चर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये सब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ क्या होगा? जैसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी तय करना होगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी भी तय करना होगा, अलग अलग देशों से ट्रेड करना होगा। ये सब हमारे भारत में ही होना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो किसी एक पावर ब्लॉक पर पूरी तरह निर्भर न होना भारत अमेरिका संबंध महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन भारत को सिमुलेटेनियसली भी देखना होगा। जैसे हमें सभी के देशों के साथ हमें बिजनेस करना होगा, जैसे यूएस, यूरोप, रशिया, गल्फ, जापान, एशियन प्लस ग्लोबल साउथ, ये सब को भी हमें देखना होगा। उन सभी देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बनाए रखने होंगे। तो भारत के लिए अच्छी खबर भी है। जैसे कनाडा का अनुभव केवल वार्निंग नहीं होता है, यह भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी होता है। अगर यूएस चाइना और यूएस कनाडा ट्रेड टेंशन सप्लाई चेन को बदल देते हैं तो इंडिया कुछ इंडस्ट्रीज में अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन भी बन सकता है। विशेषकर हम इलेक्ट्रॉनिक में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल, मैकेनरी, उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग, इस सब में हमें भारत को केवल चाइना +1 का नाम लेने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट और क्वालिटी दोनों में कॉम्पिटिटिव बनाना भी होगा। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो भारत के लिए कनाडा अमेरिका की विफल व्यापार वार्ता का सबसे बड़ा सबक यही है कि अमेरिका के साथ मजबूत व्यापार संबंध जरूरी है, लेकिन किसी भी कीमत पर समझौता करना भारत के दीर्घकालिक हितों में ही नहीं होगा। कनाडा ने भी इसी आधार पर ऐसी शर्तें को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिन्हें वह अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के खिलाफ मानता है। तो भारत को इसीलिए घरेलू उद्योग मजबूत करने होंगे, निर्यात बाजारों में विविधता लाने होंगे और संवेदनशील क्षेत्रों में स्पष्ट रेल लाइन बनाए रखने की जरूरत भी है। अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन भारत की बार्गेनिंग पावर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वह असंतुलित डील को भी ठुकरा सके। तो सीधा संदेश तो यही है कि अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाइए, लेकिन अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।